हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड में जितने भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज थे और नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज थे, यानी जितने भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उनको डिस्कस कर लिया था। और उनमें से हमने देखा था कि किसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं और किसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते। एक बार हम फिर से उसे रिकॉल कर लेते हैं कि कौन कौन से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हैं और कौन कौन से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, और अगर हैं तो क्यों उन्हें हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, और अगर नहीं है तो उन्हें हम क्यों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल रहे। क्लियर? सबसे पहला अगर हम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर देखें तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा है ग्रोथ। क्लियर? फर्स्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इज ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में मैंने आपको बताया था। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ट्विन कैरेक्टर्स है ना ग्रोथ के, इंक्रीज इन मास प्लस इंक्रीज इन नंबर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में हम ग्रोथ को अलग डिफाइन करते हैं और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में ग्रोथ को हम अलग डिफाइन करते हैं। ये हमने डिस्कस करा हुआ है, ठीक है ना। तो क्या ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी था? बिल्कुल नहीं, ग्रोथ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं था। क्यों? पहली चीज तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मतलब वैसा प्रॉपर्टी जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ना हो। यानी बिना किसी एक्सेप्शन के अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है तो ही उसे हम क्या बोलते हैं? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। बट हमें ग्रोथ में एक्सेप्शन देखने को मिला था। क्या मिला था? कि ग्रोथ के टाइप्स जब हमने देखे तो कौन कौन सा था? एक था इंट्रिंसिक ग्रोथ और दूसरा था एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो हमने देखा था कि इंट्रिंसिक ग्रोथ तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, बट एक्सट्रिंसिक ग्रोथ किसमें होता है? नॉन लिविंग में होता है। तो इसी कारण हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोलते हैं। हम यहाँ लिख देंगे, जैसे हमने यहाँ लिखा है रीजन फॉर बीइंग और नॉट बीइंग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ये नहीं है। तो क्यों नहीं है? बिकॉज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ ऑकर्स इन किसमें होता है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ किसमें हमें देखने को मिलता है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ एक एक्सेप्शन आ गया। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ एक एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन मिल रहा है तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी तो नहीं होगा, क्योंकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम तभी बोलेंगे जब कोई एक्सेप्शन ना हो। तो पहला जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ग्रोथ, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर तो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, बट डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म का हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमने क्या पढ़ा? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन हमने देखा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उनमें जो रिप्रोडक्शन था वो एसेक्सुअल भी था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे जैसे लोअर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमने देखा था कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक जैसे इवेंट थे, बट मल्टी सेलुलर इवेंट ऑर्गेनिज्म में ये दोनों बिल्कुल अलग अलग इवेंट्स हैं। क्लियर? तो ये कुछ हमने डिस्कस किया है। अब हमने देखा था क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी था? बिल्कुल नहीं था। रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये बात तो ठीक है कि रिप्रोडक्शन किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है, बट एक्सेप्शन है कि रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसे बहुत सारे पोटेंशियल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। यानी जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स भी बताया था, जैसे म्यूल्स हो गया, वर्कर हनी बी हो गया, ठीक है ना, बहुत सारे स्टेराइल कपल्स हो गए, ठीक है। तो उनमें आपको रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता। यानी ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है। तो वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन हो ही नहीं रहा है तो हम उसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होने के लिए सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में बिना किसी एक्सेप्शन के ये प्रॉपर्टी होना चाहिए, लेकिन यहाँ हमें एक्सेप्शन दिख गया, दैट्स वाई हम इसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल रहे हैं। तो यहाँ हम इस पॉइंट को लिख लेंगे कि मेनी पोटेंशियल organism
यहाँ ऑर्गेनिज्म से बेहतर हम लिखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेनी पोटेंशियल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर unable to reproduce। और इनके एग्जाम्पल्स भी हमने डिस्कस करे हुए हैं पहले। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है, वो क्या हमने देखा था? वो हमने देखा था मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म आपको याद होगा, मेटाबॉलिज्म मतलब केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस को हम एक साथ बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और ये दो तरह का था, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों ही अगर एक ही रिएक्शन में हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एम्फी। ठीक है ना। सो मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी था? जी बिल्कुल था डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। यस, क्यों था? क्योंकि ये किसी भी नॉन लिविंग में नहीं हो रहा है और ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रहा है। तो यहां हम रीजन इसका क्या लिखेंगे? नॉट प्रेजेंट इन एनी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ आ गई बात? ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या था? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो मेटाबॉलिज्म के बाद हमने डिस्कस किया था वो क्या था? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन में हमने क्या देखा था कि सेल है, सेल से क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग देखने को मिलता है। किसी में सेल का ऑर्गेनाइजेशन है, किसी में टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन है, तो किसी में ऑर्गन का ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जो सिस्टम है ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में एटलीस्ट एक सेल तो प्रेजेंट होता ही होता है। सेल का ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलेगा ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में। सो ये भी क्या था? डिफाइनिंग प्रॉपर्टी था। और यहां भी सेम रीजन, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये नहीं प्रेजेंट होता है, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होता है। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था दैट इज कॉन्सियसनेस। कॉन्सियसनेस की बात करें तो क्या ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी था? जी बिल्कुल, ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी था। क्यों था? क्योंकि ये भी सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है और किसी भी नॉन लिविंग में ये नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहाँ भी क्या लिखेंगे? सेम रीजन लिखेंगे। हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स को पढ़ा। कैरेक्टर्स में कौन कौन से कैरेक्टर डिफाइनिंग है? तो ये 3 कैरेक्टर क्या हैं? डिफाइनिंग है, जिनके बेसिस पे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है ना। और ये सारे के सारे क्या है? इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म के। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में और डिटेल। स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं बायोडायवर्सिटी के बारे में। सिंस हम बात ही कर रहे हैं, हमारा चैप्टर का नाम ही है लिविंग वर्ल्ड, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डाइवर्सिटी, लिविंग बींग्स के डाइवर्सिटी के बारे में हम अभी बात करेंगे। बायोडायवर्सिटी नाम से ही क्लियर होगा। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइफ, जिनमें लाइफ होता है। ठीक है ना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी, इसे हम क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी कहने का मतलब, जैसे अगर हम बात करें इस रूम की, तो एक रूम के अंदर, एक क्लासरूम के अंदर ही अगर हम सोचे तो एक स्पीसीज हम लोग हो गए। ठीक है। इसके बाद कभी कभी आपको यहाँ रैट्स, चूहे वगैरह भी दिख जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा स्पीसीज चूहे का हो गया। फिर हमें कभी कभी कॉकरोचेस भी दिख जाते हैं, तो कॉकरोच स्पीसीज हो गया। ठीक है। यहाँ आपको छोटे छोटे कीड़े वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह भी दिखेंगे। तो अगर हम एक क्लासरूम की ही अगर बात कर रहे हैं तो इस क्लासरूम में आपको बड़े सारे स्पीसीज देखने को, 4-5 स्पीसीज मैंने ही आपको गिनवा दिए। ठीक है ना। अगर हम बात करें डाइवर्सिटी के बारे में, तो एक छोटे से क्लासरूम में आपको अगर इतना स्पीसीज दिख सकता है तो जरा सोचिए हमारे पूरे अर्थ पे कितने तरह के स्पीसीज होंगे। ठीक है ना। इसी को हम बोलते हैं, जो हमारा अर्थ है इस पे
अलग अलग तरह के जो स्पीसीज हैं प्रेजेंट, इसे ही हम क्या बोलते हैं, बायोडायवर्सिटी। क्लियर? व्हाट इज बायोडायवर्सिटी? द एग्जिस्टेंस ऑफ मेनी स्पीसीज टुगेदर ऑन अ ज्योग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी। मतलब बहुत सारे स्पीसीज, मेनी स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज का एक साथ एक ही ज्योग्राफिकल एरिया पे प्रेजेंट होना क्या कहलाता है, बायोडायवर्सिटी। मतलब एक एरिया, एक ज्योग्राफिकल एरिया में आपको बहुत सारे स्पीसीज मिलेंगे, अलग अलग तरह के स्पीसीज मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड बायोडायवर्सिटी। समझ में आई बात? ठीक है ना? सो आवर अर्थ इज अ बायोडाइवर्स प्लेनेट। जो हमारा अर्थ है ये क्या है, बायोडाइवर्स प्लेनेट है। कहने का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे स्पीसीज आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो जरा हम उनके डेटा पे एक बार देख लें। देयर आर 5 to 50 मिलियन, ऑन एन एवरेज हम लेते हैं 14 मिलियन, ठीक है ना? तो 14 मिलियन स्पीसीज ऑन अर्थ, यानी 14 मिलियन स्पीसीज आपके अर्थ पे प्रेजेंट है, जिनमें से ओनली 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज आर डिस्कवर्ड। यानी इतने स्पीसीज, 14 मिलियन प्रेजेंट है, इसका आधा भी नहीं है। आप सोच लीजिए कितना है, 1-2% के आसपास, ठीक है ना? तो ओनली 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज आर डिस्कवर्ड टेक्सोनॉमिकली। अब ये टेक्सोनॉमिकली कहने का मतलब, टेक्सोनॉमी क्या है ये आगे हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है ना? सो इतना जान लीजिए, जितने नोन स्पीसीज मतलब वैसे स्पीसीज जिनके बारे में आपको पता है वो कितने हैं, 1.7 to 1.8 मिलियन। और प्रेजेंट कितने हैं, 14 मिलियन। मतलब आपको अभी बहुत ऐसे स्पीसीज है जिनके बारे में पता नहीं है, ठीक है ना? सो आउट ऑफ दीज, मतलब इतने जो स्पीसीज हैं 1.7 to 1.8 मिलियन जो आप जान रहे हैं, उनमें से 1.2 मिलियन स्पीसीज आर ऑफ एनिमल्स। यानी 1.7 या 1.8 मिलियन में से 1.2 मिलियन स्पीसीज कैसे हैं, कौन है, एनिमल्स के स्पीसीज हैं। एंड 0.5 मिलियन स्पीसीज आर ऑफ प्लांट, और 0.5 मिलियन स्पीसीज क्या है, प्लांट है। नेक्स्ट बात करें तो आउट ऑफ एनिमल स्पीसीज, मतलब हमने लिया एनिमल स्पीसीज, तो एनिमल स्पीसीज कितने हैं, 1.2 मिलियन। उस 1.2 एनिमल स्पीसीज में से 10,25,000 स्पीसीज जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके हैं, इंसेक्ट्स के हैं, ठीक है ना? यानी टोटल स्पीसीज कितने हो गए, 1.7 to 1.8 मिलियन जो आपको पता है। नहीं पता है अगर वो ले ले तो 14 मिलियन है। क्लियर? तो पता कितना है, 1.7 to 1.8 मिलियन। उनमें से जो 1.2 मिलियन स्पीसीज है वो सिर्फ एनिमल है। अब उस 1.2 मिलियन एनिमल स्पीसीज में से कितने स्पीसीज आपके इंसेक्ट्स हैं, 10,25,000, ठीक है? एंड फिर 1.7 to 1.8 मिलियन में से 0.5 मिलियन स्पीसीज क्या है, प्लांट्स के हैं। क्लियर बात? ठीक है ना? तो एवरी ईयर जस्ट 15,000 स्पीसीज आर डिस्कवर। तो अगर हम अपने डेटा पे देखें तो हर साल 15,000 स्पीसीज, नए स्पीसीज का खोज किया जा रहा है। क्लियर? सो ये हमारे अर्थ की डायवर्सिटी है जो हमारे नॉलेज में होना चाहिए कि कितने स्पीसीज प्रेजेंट हैं अर्थ पे, उनमें से कितने स्पीसीज के बारे में हम जानते हैं, एंड उनमें से कितने एनिमल्स हैं, कितने प्लांट्स हैं, कितने इंसेक्ट्स हैं, ये सारे डेटा आपको याद होने चाहिए। समझ में आ गई बात? तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि इतने सारे स्पीसीज अगर हमारे अर्थ पे हैं, जो उनमें से अगर हम जितने भी मिलियन स्पीसीज के बारे में जान रहे हैं, क्या उन सारे स्पीसीज के नाम को हम जानते हैं, और उनके नाम को जानना किस तरह से हमारे लिए आसान होगा, उन सारे चीज को हम देखते हैं। तो आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं जो स्पीसीज हमने देखा, बहुत सारे स्पीसीज हमने देखा, मतलब ऑलमोस्ट 14 मिलियन स्पीसीज हमारे अर्थ पे प्रेजेंट है एवरेज अगर ले, और उनमें से हमें कितने के बारे में पता है, 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज। तो जितने भी स्पीसीज के बारे में हम जानते हैं, सिर्फ उनको जानना ही नहीं होता है, हमें उनका नाम भी पता होना चाहिए। क्लियर? तो अब हम जो देखेंगे दैट इज नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए हमें सबसे पहले तो उसका नाम पता होना चाहिए, ठीक है ना?
तो नॉमेनक्लेचर का हिंदी वर्ड होता है नामकरण, ठीक है ना। तो व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? तो इट इज द साइंस ऑफ गिविंग scientific name to the living organism मीन्स ये एक ऐसा साइंस है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करते हो, ठीक है ना। सो इट इज द साइंस ऑफ गिविंग साइंटिफिक नेम टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ऐसा क्यों किया जाता है, रीजन क्या है? अगर हम रीजन की बात करें तो रीजन क्या है साइंटिफिक नेम देने का? तो इट इज गिवन because not because so that ताकि so that every living organism should be known by single name worldwide। क्लियर? ये क्यों दिया जाता है? ये इसलिए दिया जाता है ताकि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक नाम से जाने जाए। अब इसके क्या फायदे हैं? जैसे जरा सोचिए आप, अगर हम एक ह्यूमन के नाम की ही बात करें तो हमारे घर में क्या होता है कि अलग अलग तरह के लोग अलग अलग नाम दे के रखे रहते हैं। जैसे किसी को कोई गोलू बोलता है तो कोई पोलू बोलता है, कोई मोलू बोलता है, ठीक है ना। तो ये सारे निकनेम है, बट इसके बावजूद हमें एक सिंगल नाम दिया जाता है जो कि हम स्कूल कॉलेजेस हर जगह यूज करते हैं, ठीक है ना। और उसी नाम से हमें पहचाना जाता है, ना कि हम निक नेम से पहचाने जाते हैं ना। तो इसीलिए पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम दिया जाता है स्पीसीज को, जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हो, पहचान सकते हो कि कौन सा स्पीसीज है। जैसे एक और एग्जांपल अगर हम समझे, अगर हम आलू की बात करते हैं तो आलू की अगर हम बात करें तो हम लोग यहाँ इन जनरल आलू को आलू ही बोलते हैं, पोटैटो, ठीक है ना। एक जगह गए वहां पे आलू को बटाटा बोला जाता है। तो अलग अलग जगह पे जाइए तो अलग अलग तरह का नाम दिया गया। अब कैरोसिन को हम हिंदी में यहाँ क्या बोला जाता है, मिट्टी तेल, बट एक जगह गए तो वहां पे बोला जाता है घासलेट, ठीक है। तो ये जो अलग अलग नाम दिया गया है, इससे लोग कंफ्यूज ना हो, इसके लिए हर स्पीसीज को, एवरी सिंगल स्पीशीज को क्या दिया गया है, एक साइंटिफिक नेम दिया गया है, जिसको हर जगह यूज किया जाता है। हर जगह वो जो नाम है वो क्या है, सेम, ठीक है ना। सो इसीलिए क्या किया जाता है, किसी भी स्पीसीज का नामकरण किया जाता है, नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, एंड दैट रूल्स आर बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। तो सबसे पहले जो नॉमेनक्लेचर दिया गया था, दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है, ठीक है ना। तो कौन सा नॉमेनक्लेचर है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। बच्चों बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में थ्योरेटिकली अब थोड़ा देर के बाद समझेंगे, लेकिन इसके जो रूल्स हैं हम एक एक करके समझ लेते हैं। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सबसे पहला चीज तो दिया किसने था, कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने दिया था। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर नाम से ही क्लियर होगा, बाय यानी दो, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इसमें होता क्या है, सबसे पहला जो रूल है, रूल नंबर 1 ये है कि अगर हम किसी भी नाम का साइंटिफिक नेम अगर हम लिखेंगे इसमें, तो वो जो नाम होगा
वो नाम लैटिन लैंग्वेज में होगा, मतलब लैटिन लैंग्वेज से वो नाम डिराइव्ड होगा। ऐसा क्यों? हम लोग हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज या इस तरह का कोई लैंग्वेज क्यों नहीं यूज कर रहे? इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि लैटिन लैंग्वेज जो है वो किसी भी कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। बट हिंदी, इंग्लिश ये सारे क्या है? किसी ना किसी कंट्री के ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। तो अगर किसी भी कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज अगर हम यूज कर लेंगे तो मान लीजिए कल कुछ भी वॉर हो रहा है या उस कंट्री से मतभेद हो रहा है, जैसे अभी फिलहाल चाइना वॉर चल रहा है, तो चाइना वॉर के कारण बहुत सारे चाइना की चीजों को बैन कर दिया गया है। तो ये चीज आगे चल के ना हो, नामों को बैन ना कर दिया जाए, इसके कारण क्या हो रहा है, किसी भी कंट्री का ऑफिशियल लैंग्वेज हम लोग बायनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए यूज नहीं करते, ठीक है ना। सो सबसे पहला जो रूल होगा वो ये कि जो नाम है वो साइंटिफिक नाम है वो डिराइव कैसे होगा? लैटिन लैंग्वेज से। क्लियर? दूसरा नियम ये है कि ये जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर है ये दो एपिथेट को कंटेन करता है। मतलब इसमें जैसे अगर हम मान लेते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं मैंगो का। मैंगो, ठीक है, मैंगो को साइंटिफिक नेम क्या दिया गया? मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका। तो मैंजीफेरा इंडिका क्या है? साइंटिफिक नेम है और ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इस तरह से लिखा जाता है। इसमें आपको बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहने का मतलब जो नाम है साइंटिफिक नेम वो दो कंटेंट को कंटेन करेगा। दो उसमें आपको क्या मिल रहा है? एक मैग्नीफेरा और दूसरा इंडिका। तो जो पहला वर्ड होगा ये जो है इसे हम क्या बोलते हैं? ये है आपका जीनस। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? जीनस को। यानी इसे हम बोल सकते हैं ये क्या है? जेनेरिक नेम है, जेनेरिक नेम है। और दूसरा यहाँ जो आप देख रहे हैं दैट इज इंडिका, ये रिप्रेजेंट करेगा स्पीसीज को, यानी स्पेसिफिक इपीथेट को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्पेसिफिक इपीथेट को। पहला रूल लैटिन में लैंग्वेज में डिराइव्ड होगा, ठीक है। दूसरा नियम दो वर्ड्स कंटेन करेगा। पहला जो है वो रिप्रेजेंट करेगा जेनेरिक नेम और दूसरा जो रिप्रेजेंट करेगा वो स्पेसिफिक इपीथेट। तीसरा रूल जो है वो ये है कि जो जेनेरिक नेम है वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से एंड जो स्पेसिफिक एपिथेट है वो हमेशा स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से। एग्जाम में से क्वेश्चन आया है, 2018 में भी आया है, यही एग्जाम्पल था, ठीक है। उसमें मैंजीफेरा इंडिका, यहाँ हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो पहला है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो, दूसरा वर्ड है वो किससे स्टार्ट हो, स्मॉल लेटर से, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा। एंड द फोर्थ नियम इज दैट कि ये जो हम लिख रहे हैं अगर ये हैंड रिटन है, अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो हमेशा इसे हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो प्रिंट किस फॉर्म में होगा, इटैलिक्स के फॉर्म में होगा, ठीक है ना, प्रिंटेड इन इटैलिक्स। और इफ हैंड रिटन इसे हम क्या कर देंगे, अंडरलाइन करेंगे। क्लियर। सो ये रूल्स हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। हम ये भी देखेंगे कि जो जिस साइंटिस्ट ने भी इसको डिस्कवर किया है उसके नाम को भी हम एब्रीविएटेड फॉर्म में यहाँ लिखते हैं। जैसे इसे डिस्कवर किया है किसने, इसे डिस्कवर किया है कैरोलस लिनियस ने, तो लिन हम यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है, शॉर्टली, शॉर्ट फॉर्म में, ठीक। तो ये जो रूल्स थे ये किसके थे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम पॉइंट वाइज बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के सारे रूल्स जो हमने पढ़े उन्हें लिख लेते हैं। यू प्लीज नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है ये किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था, जिन्हें बोला जाता था पहले कार्ल वॉन लिन। तो अगर ये नाम लिखा हो या ये नाम लिखा हो, दोनों ही नाम करेक्ट है। सो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूल्स हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा है, अब उसे हम यहाँ पॉइंट वाइज देखते हैं। रूल्स, पहला रूल हमारा क्या था कि ऑल साइंटिफिक नेम्स आर डेराइव फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, और आर लैटिनाइज्ड। फिर ऐसा क्यों, क्योंकि लैटिन लैंग्वेज जो है ये एक डेड लैंग्वेज है। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज किसी भी कंट्री का ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, ठीक है ना। सो इस कारण से क्या लिया गया है, सारे पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए
जो साइंटिफिक नेम है वो किसी भी कंट्री का एक स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। इसके कारण क्या लिया गया है, लैटिन लैंग्वेज यूज किया गया। ठीक, तो पहला रूल। दूसरा रूल हमने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू दिस ईच साइंटिफिक नेम कंसिस्ट ऑफ 2 टर्म्स। कितने टर्म्स होंगे, 2 टर्म्स होंगे या 2 नेम्स होंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, पहला मैंगो, ठीक है, मैंगो का साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका, यानी यहाँ आपको 2 टर्म्स क्लियरली दिख रहा है। ये जो टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, जेनेरिक नेम को, अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग देखें। और इंडिका किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पेसिफिक एपिथेट को। मतलब जो दूसरा टर्म होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा स्पेसिफिक एपिथेट को। चाहे किसी का भी, जैसे अगर हम पोटैटो का ले तो उसको हम क्या बोलते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो जो सोलेनम टर्म है वो जेनेरिक नेम है और जो ट्यूबरोसम टर्म है वो क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक एपिथेट। इसके बाद अगर हम जेनेरिक नेम की बात करें तो ऑलवेज स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जो पहला टर्म है विच मीन्स जो जेनेरिक नेम है वो हमेशा स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से, एंड जो स्पेसिफिक एपिथेट है ये हमेशा स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से। क्लियर? एंड द लास्ट रूल इज कि दे आर आइदर प्रिंटेड इन इटैलिक्स और अंडरलाइन सेपरेटली इफ हैंड रिटन। प्रिंटेड होगा किस फॉर्म में, इटैलिक्स में, और अगर हैंड रिटन है तो अंडरलाइन होगा सेपरेटली, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है। क्लियर? तो ये कुछ रूल्स है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जो कैरोलस लीनियस ने दिया था। और ये जो साइंटिफिक नेम है ये भी किसने दिया है, कैरोलस लीनियस ने। इसीलिए इसके नाम के लास्ट में हम लिख देते हैं लेन। ठीक है, अब ये जो है ये इसके भी कुछ नियम हैं, उन नियमों को हम देखते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर इनके रूल्स को भी हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो हमने देखा कि यहाँ हम साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं उसके कुछ रूल्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं, पहली चीज तो ये है क्या, इट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु नेम्ड इट। मतलब जिस भी साइंटिस्ट ने, जैसे मैंगो का साइंटिफिक नेम दिया है कैरोलस लीनियस ने, सो इसीलिए हम उनका नाम यहाँ लिख रहे हैं। तो जो भी साइंटिस्ट साइंटिफिक नेम देगा उनका नाम हम कहाँ मेंशन करेंगे, यहाँ मेंशन करेंगे। ठीक है ना, तो इट इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु नेम्ड इट एंड इट इज रिटन इन एब्रिविएटेड फॉर्म। उनका पूरा नाम हमें नहीं लिखना है, शॉर्ट में नाम लिखना है, फ्रॉम आफ्टर दी स्पेसिफिक एपिथेट। और किसके बाद लिखना है, स्पेसिफिक एपिथेट के बाद। जैसा कि हम जानते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 टर्म्स है, एक जेनेरिक नेम है तो दूसरा क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट। तो स्पेसिफिक एपिथेट के बाद हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे साइंटिस्ट का नाम जिसने इसको नेम किया है, जिसने इसका नामकरण किया है। ठीक है, तीसरा रूल, इट इज नाइदर प्रिंटेड इन इटैलिक्स नॉर इट इज अंडरलाइन। जैसा कि हमने देखा इन दोनों को हम या तो इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं, और अगर हम हैंड रिटन है तो इसे हम क्या करेंगे, सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे। बट इसके केस में ऐसा कुछ नहीं है, इसे हम नॉर्मल रोमन फॉन्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, सो इट इज रिटन इन स्ट्रेट लिखा जाएगा एंड इन रोमन फॉन्ट। एंड मेनी साइंटिस्ट डिडंट एक्सेप्ट दिस रूल। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस रूल को एक्सेप्ट नहीं किया। दैट्स वाई हम हर जगह इसको नहीं देखते हैं। ये जो लेन हमने लिखा है ये कभी कभी ही आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसको फर्दर साइंटिस्ट ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया। सो हम लोग सिर्फ बेसिकली फोकस हमारा किस पे रहता है, ये जो 2 टर्म्स है उस पे। क्लियर? आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम देखते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, मतलब इन दोनों के बाद क्या और ऐड किया गया नोमेनक्लेचर में। यू प्लीज नोट इट डाउन। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है दैट इज ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये दिया था हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड ने। ठीक है, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में करा ये गया है कि तो पहले तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 टर्म था, यहाँ एक और टर्म को ऐड कर दिया गया है। मतलब अकॉर्डिंग टू दिस अ साइंटिफिक नेम इज कंपोज्ड ऑफ 3 टर्म्स। इनके हिसाब से जो साइंटिफिक नेम है वो 3 टर्म्स का बना है, यानी साइंटिफिक नेम में 3 टर्म्स होने चाहिए। कौन कौन सा? फर्स्ट टर्म जो है वो एज इट इज जेनरिक नेम जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में था, डिनोट्स द जीनस। दूसरा जो सेकेंड टर्म है दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट जो कि किसको डिनोट करता है, स्पीसीज को डिनोट करता है। बट यहाँ इन्होंने ऐड किया है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म जो इन्होंने ऐड किया है, अगर एनिमल है तो
डिनोट सब स्पीसीज इन एनिमल। एनिमल्स के सब स्पीसीज को वो थर्ड टर्म डिनोट करेगा। जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन में बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग होमो सैपियंस होना चाहिए। ठीक है, ये जो भी उसके रूल्स थे वो इसके लिए यहाँ भी एप्लीकेबल होंगे। नहीं, होमो और सैपियंस, होमो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इट रिप्रेजेंट जेनेरिक नेम, एंड सैपियंस स्मॉल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, ये डिनोट कर रहा है स्पीसीज को। ठीक है, इसके बाद यहाँ एक और टर्म है दैट इज सैपियंस। ठीक है ना, तो ये सैपियंस जो दूसरा सैपियंस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सब स्पीसीज रिप्रेजेंट कर रहा है एनिमल्स का। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा जो थर्ड टर्म है, इट डिनोट्स वैरायटी इन प्लांट्स। एनिमल्स में जो थर्ड टर्म है वो सब स्पीसीज को डिनोट करेगा। प्लांट्स में जो तीसरा टर्म है वो किसको डिनोट करेगा, वैरायटी को डिनोट करेगा। जैसे कैबेज का साइंटिफिक नेम हम बहुत जगह लिखते हैं, ब्रासिका ओलिरेसी कैपिटेटा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन भी करते हैं कि मैम ये कैपिटेटा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम लोग जानते हैं तो दो ही टर्म्स में हम लोगों को साइंटिफिक नेम देना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर है तो उसके लिए हमें थर्ड टर्म भी लिखना है, और ये जो थर्ड टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेराइटी रिप्रेजेंट कर रहा है प्लांट का। क्लियर। एंड तीसरा, इट डिनोट स्ट्रेन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया की बात करें तो एस्चेरिया कोलाई RY13। तो अगर हम ये लिख रहे हैं तो यहाँ जो थर्ड टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर में तीसरा टर्म ऐड किया गया, किसने किया, हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड ने। तीसरे टर्म को हम कैसे जानेंगे, तो एनिमल्स में वो जो तीसरा टर्म है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, सब स्पीसीज। प्लांट्स में वो प्लांट के वैरायटी को रिप्रेजेंट करेगा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेन को। ठीक है ना, सो ये है। और जैसा कि रूल बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए था, वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के दोनों टर्म्स के लिए वही रूल रहेगा यहाँ भी, बट जो तीसरा टर्म है दैट इज सैपियंस, इसका क्या रूल होगा, तो इसका रूल अभी हम देखते हैं, नोट करते हैं। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के अंदर हम लोग रूल देखते हैं थर्ड टर्म का। हमने देख लिया कि जो थर्ड टर्म है एनिमल्स में अगर हम थर्ड टर्म यूज कर रहे हैं तो वो सब स्पीसीज के लिए होगा, प्लांट्स में वो वैरायटी के लिए होगा थर्ड टर्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में स्ट्रेन के लिए होगा थर्ड टर्म। ठीक है ना, तो अब इनके रूल को हम देखते हैं। रूल क्या है, इट इज ऑल्सो प्रिंटेड इन इटैलिक्स। जैसा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में हमने देखा था, जो जेनेरिक नेम है, स्पेसिफिक एपिथेट है, वो प्रिंट हो रहा था इटैलिक्स में, या अंडरलाइन सेपरेटली हैंड रिटन। अगर हैंड रिटन है तो उसे हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, जैसा कि मैंने सारे एग्जांपल्स जो अभी दिए हैं उसमें किया था। ठीक है, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इन एनिमल एंड प्लांट्स दोनों में इट स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर, यानी प्लांट्स और एनिमल में जो थर्ड टर्म है होगा वो हमेशा स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से। जैसा कि स्पेसिफिक एपिथेट भी होता है उसी तरह स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट होगा एनिमल और प्लांट में थर्ड टर्म। बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इट मे स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल या कैपिटल लेटर। वो कैपिटल लेटर से भी स्टार्ट हो सकता है, स्मॉल लेटर से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसा कि हमने बैक्टीरिया का क्या लिखा था, बैक्टीरिया में लिखा था ना एस्चेरिया कोलाई और RY1, इस तरह से हमने लिखा था। तो ये जो कैपिटल R था ये यहाँ पे क्या है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है ना, सो इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, कैपिटल लेटर भी यूज कर सकते हैं और स्मॉल लेटर भी यूज कर सकते हैं। समझ आगे बात। तो ये था आपका ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। यहाँ पे हमारा जो नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट है वो एंड होता है। हमें इन्हीं कंसेप्ट से सारे के सारे साइंटिफिक नेम लर्न होने चाहिए। आप भी कुछ साइंटिफिक नेम्स को लर्न कर लीजिएगा, और आगे के चैप्टर्स के अंदर बहुत सारे साइंटिफिक नेम्स हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।